वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह द हिंदू का सेकेंड एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। ऑन द ब्रिंक इसका टाइटल है। रशिया और यूक्रेन के बीच के विस्फोटक हालातों पे लिखा हुआ है, एक्सप्लोसिव सिचुएशन पे। क्या क्या इसके कारण है और क्या इसका सोल्यूशन है। आज का मोटिवेशन क्विज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगला आधा घंटा इस क्लास में आप इन्वेस्ट करेंगे। जो भी आप सीखेंगे, वट एवर यू लर्न, आप अप्लाई करेंगे इस क्विज पे। 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने चाहिए अगर पूरे मन से ना आपने इस आर्टिकल को समझा, है ना। क्लास के लास्ट में मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, या ऑन द वर्ज ऑफ, या ऑन द कस्प ऑफ। तीनों का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ की कगार पे है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आवर बॉस इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ मैडनेस। हमारा बॉस जो है वो कगार पे है मैडनेस की। शी इज़ ऑन द कस्प ऑफ अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो एक नर्वस ब्रेकडाउन की कस्प पे है, यानी कि कगार पे। नर्वस ब्रेकडाउन क्या होता है? जब आप डिप्रेशन में आके रोने लगते हैं, है ना। तो ये कगार वाला जो सिस्टम है, ब्रिंक, वर्ज या कस्प, वहीं से इसने आर्टिकल को शुरू किया है। कह रहा कोई चीज़ है ऑन द ब्रिंक, कोई चीज़ किसी कगार पे पहुंच चुकी है। समझ गए ना। अब टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है डिटेल के अंदर। ये ब्रिंक, कस्प और वर्ज तीनों को याद रखना, इनके आगे जनरली लगता है ऑन, है ना। चलो, कह रहा रशिया एंड यूक्रेन मस्ट अबाइड बाय देयर कमिटमेंट्स इन मिन्स्क अकॉर्ड। कह रहा रशिया और जो यूक्रेन है इनको सख्ती से फॉलो करना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, अवॉइड मतलब सख्ती से फॉलो करना। अच्छा भाई, किस चीज़ को सख्ती से फॉलो करना है? उनके उन वादों को, कमिटमेंट्स को, जो उन्होंने मिन्स्क अकॉर्ड, मिन्स्क समझौते में किए हैं। अकॉर्ड का मतलब है समझौता, है ना, संधि। तो मिन्स्क नाम की संधि में जो वादे उन्होंने किए हैं, दोनों वादों को, कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, अवॉइड बाय करना चाहिए। अगर करेंगे तभी दोनों के बीच में शांति रह सकती है। चलिए, रशिया और यूक्रेन आपका टाइटल है, सब्जेक्ट है, मस्ट अबाइड बाय आपकी वर्ब है ना। अब देखो, अबाइड बाय, अडियर टू, कंप्लाई, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं। ये 3 वर्ड्स अपने पास, अबाइड, अडियर और कंप्लाई। तीनों का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को सख्ती से। अबाइड के बाद में आप प्रेपोजिशन देखेंगे बाय, अडियर के बाद में आप प्रेपोजिशन देखेंगे टू, और कंप्लाई के बाद में आप प्रेपोजिशन देखेंगे विद। मैं लिख दूं आपके सामने विद, है ना। अबाइड बाय की जगह अडियर टू भी आ सकता था और कंप्लाई विद भी आ सकता था। अब आपका सवाल होगा सर इन तीनों में फ़र्क क्या है? अगर तीनों का मीनिंग एक ही है तो फिर एक ही वर्ड रख लेते, अलग अलग वर्ड क्यों बनाए? तो मैं इनके बीच का आपको डिफरेंस बताता हूँ, कब आपको अबाइड बाय, कब अडियर टू और कब कंप्लाई विद यूज़ करना है। फॉर्म इनकी यही रहेगी, प्रेपोजिशन याद रखना, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आजकल बैंक के एग्ज़ाम में आ रही हैं, है ना। बच्चे मुझे बताते हैं सर आपने बताया था वो ऐसे ऐसे होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट वो आज एग्ज़ाम में आया हुआ है, हमने तब सीखा नहीं। तो ये कौन सी चीज़ कहाँ पे आप इनकाउंटर करोगे आप नहीं जानते हो। अवॉइड बाय को यूज़ किया जाता है कानून को, लॉ को सख्ती से, फर्मली फॉलो करने के, फर्मली, बहुत सख्ती से। अडियर टू यूज़ किया जाता है किसी रेजिमेंट को, किसी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। जैसे डॉक्टर ने बोला सुबह उठना, दवा खाना, एक्सरसाइज करना, दोपहर में ये खाना, रात में इतने बजे सो जाना, तो ये एक आपका शेड्यूल है। किसी रेजिमेंट, किसी शेड्यूल को, प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए अडियर आता है, कानून के लिए नहीं, प्रोसीजर के लिए। कंप्लाई विद भी लॉ के लिए आता है, लेकिन सख्ती से नहीं, सख्ती से नहीं, ये होता है लीनियंटली, लीनियंटली, ठीक है। बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती, फांसी की सज़ा नहीं होगी। कंप्लाई विद कर रहे हो तो मतलब लीनियंटली आप इस लॉ को फॉलो करो। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि स्मूथली इस आर्टिकल को हम पढ़ पाएँ। उससे पहले ऐड करना चाहूँगा, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, कोड लगाएं YT10। चलिए अपनी वोकैब शीट है
मैं इसको रोज़ अपडेट करता हूँ हर क्लास के साथ। आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में सुबह 7 बजे आपको एडिटोरियल की PDF मिल जाती है। कौन सा एडिटोरियल हम पढ़ेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सुबह सुबह मिल जाती है। चलिए आज अपने पास वर्ड्स हैं 2-3 पुराने, 1-2 नए। पुराने वर्ड्स हैं लेवरेज, रेट्रोग्रेस और टसल। नए वर्ड्स हैं लिव अप टू और ऑन द ब्रिंक ऑफ। लेवरेज, पहले तो खुद से सोचो ये लेवरेज, रेट्रोग्रेस और टसल जो आपने सीखे हुए हैं इनके मीनिंग क्या होते हैं, है ना। पहले खुद से कोशिश करो याद करने की, रिकॉल करने की। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस, प्रभाव। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन जो है फंड करते हैं, पैसा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को राजनीतिक लेवरेज लेने के लिए, राजनीतिक प्रभाव को छोड़ने के लिए। आप किसी पार्टी को पैसा दे दो, फिर वो पार्टी चुनाव जीत के आएगी, फिर आपकी कंपनी को परेशान नहीं करेगी। इसीलिए बिजनेसमैन जो है पैसा दिया करते हैं। समझ गए। इसको अथॉरिटी भी बोलते हैं लेवरेज को। अगला वर्ड है अपने पास रेट्रोग्रेस। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मतलब आगे जाना, रेट्रोग्रेस मतलब पीछे आना। जब आप चीज़ें बद से बदतर होती हैं तब वो रेट्रोग्रेस होती है। प्रोग्रेस नहीं हो रही बल्कि उल्टा आ रहे हो, आप रेट्रोग्रेस कर रहे हो। प्रोग्रेस का बिल्कुल उल्टा है, गेट वर्स होना या गो बैक टू बैड बिहेवियर होना। कोविड-19 हैज़ कोज्ड द इकोनॉमी टू रेट्रोग्रेस टू वेयर इट वॉज अ डेकेड अगो। कोविड-19 ने कोज किया है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को रेट्रोग्रेस होने में, उस जगह पे जहाँ पे ये एक डेकेड पहले हुआ करती थी, एक दशक पहले हुआ करती थी। तो 2021 में हम 2011 वाली पोजीशन पे खड़े हैं कोविड-19 की वजह से। रेट्रोग्रेस का एक सिनोनिम है डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट, जिसको आज आप आर्टिकल में देखोगे। एक और वर्ड है टसल। टसल का मतलब होता है खींचतान आपस की। फाइट बोल दो, एनकाउंटर बोल दो, है ना, स्कर्मिश बोल दो। इसको टग ऑफ वॉर भी बोलते हैं। टसल का मतलब टग ऑफ वॉर भी होता है। तो इस टसल नाम के वर्ड को भी आज आर्टिकल में आप देखने वाले हो। ये टसल पे मैंने बनाया हुआ एक सेंटेंस, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच में एक टसल चल रही है। अ लीगल खींचतान या टसल हैज़ बीन गोइंग ऑन बिटवीन टाटा एंड मिस्त्री, है ना। अब एक नया वर्ड अपने पास लिव अप टू, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है पूरा उतरना, खरा उतरना। आपसे जो आशाएं हैं, जो वादे हैं, अगर आप उन पे खरे उतर जाओ, देन यू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस एंड कमिटमेंट्स। पेटीएम IPO, आपने सुना होगा, न्यूज़ में आजकल आ रहा है। पेटीएम IPO crashed on the day of listing and failed to live up to the expectations of the investors। पेटीएम का जो IPO अभी भी आया है वो क्रैश कर गया अपने लिस्टिंग के डे पे ही, 20-25% गिर गया और नाकामयाब रहा खरा उतरने में उन आशाओं पे जो थी निवेशकों की थी। तो इस तरीके से लिव अप टू, है ना, इसको आप यूज़ करेंगे, खरा उतरना। डिलीवर ऑन भी बोलते हैं, ऑनर भी बोलते हैं, फुलफिल भी बोलते हैं। लिव अप टू नाम की फ्रेजल वर्ब को आर्टिकल में आज आप देखोगे। एक अपने पास फ्रेज है ऑन द ब्रिंक ऑफ, अभी देख चुके हो आप इसको डिटेल में, है ना। कगार पे होती है कोई चीज़, ऑन द वर्ज ऑफ या ऑन द कस्प ऑफ, इसको ऐसा भी बोलते हैं। और वर्ड इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एन रिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं। इस वीक अपने वोकैब की क्लास नहीं कर पाए क्योंकि ईडियम्स और फ्रेजेस की क्लास को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब इस वीक में अपने को बहुत सारी ईडियम करने को मिलेंगी। बाकी मैं वोकैब की क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा, है ना। अपना रिवीजन आप चालू रखो। चलिए समरी टाइम, किस बारे में लिखा हुआ हमें पता लगे। रशिया और यूक्रेन दो जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे की नेबर भी हैं। रशिया मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, यूक्रेन बहुत छोटी मिलिट्री पावर है। लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न पावर्स का, US का, EU का, NATO का। दोनों के बीच में झगड़े के बहुत सारे कारण हैं। जैसे एक कारण है दोनों ही USSR के पार्ट थे। रशिया को आज भी लगता है कि USSR तो टूट गया, लेकिन उससे टूटने वाली कंट्रीज़ पे आज भी हमारा हक है ना। एक एक करके सबको हम अपने कब्जे में लेंगे। और भी कारण है, जैसे इनके बीच में अकॉर्ड हुए थे, वो अकॉर्ड इन्होंने साइन भी किए लेकिन बाद में फॉलो नहीं किया। आज हमारा आर्टिकल ये बता रहा है कि दोनों के बीच में वॉर होने वाली है, सिचुएशन बॉर्डर पे ऐसी ही है। अगर इस सिचुएशन को सुलझाना है तो मिन्स अकॉर्ड को फिर से जिंदा करना होगा, जो दोनों के बीच में 2014 में हो चुका है। बस यही आज इसकी समरी है। पूरा एनालाइज करेगा, बताएगा आपको कैसे ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची, इस ब्रिंक तक पहुँची, कगार तक पहुँची, और कैसे सिचुएशन का आप सामना कर सकते हो। आज की टोन भी ऐसी है, एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है, रीज़न बता रहा है झगड़े के, और झगड़े को कैसे सुलझाया जाए उसके उपाय बता रहा है। साथ में आज की टोन है कंसर्निंग, है ना, कंसर्न्ड, वरिंग है। आज की टोन में आपको थोड़ा कंसर्न दिखेगा फ्यूचर का दोनों कंट्रीज़ को लेके। शुरू करें आर्टिकल को। उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ पिन कमेंट में। ऐप का फ़ायदा ये है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जैसे बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का। हर कोर्स को मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, वीडियो में खुद ही बनाता हूँ। जैसे इस कोर्स में आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक राइटिंग कैसे करनी है, ग्रामर इंक्लूडेड है, किसी भी एग्जाम के लिए कैसे लिख सकते हो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। जब भी आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आपको डे 1 से यानी फर्स्ट वीडियो से ही एक्सेस मिलेगा।
इस कोर्स की कीमत है 699, आपको मिलता है 499 में YT200 कोड को यूज़ करके। प्राइसेस बढ़ेंगे, जीएसटी लगना शुरू होने वाला है, उससे पहले फ़ायदा उठा सकते हो। बैंकिंग का कोर्स भी है, क्लरिकल पीओ, प्रीलिम्स प्लस मेंस। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, जो आपने अभी तक सीखा है उसको कैसे पेपर के अंदर प्रैक्टिस करना है, हर तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। इस कोर्स की कीमत है 199, आपको मिलता है 125 में YT कॉम्बो कोड को यूज़ करके। 10 दिनों की एडिशनल वैलिडिटी भी मिल रही है इसी कोड के साथ, है ना, यूज़ कर लेना इसको। एसएससी का कोर्स भी है, प्रीलिम्स का, बैंकिंग का प्रीलिम्स भी अलग से 50-50 रुपये में आप इनका फ़ायदा भी उठा सकते हो। ऐप रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, कह रहे द मैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ रशियन ट्रूप्स ऑन द यूक्रेन बॉर्डर and occasional outbreak of violence along the lines of contact between the Russian-backed rebels in the contested Donbas region and Ukrainian troops have pushed both countries to the brink of an open conflict. कोशिश करो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही पढ़ने की, है ना। कह रहे बहुत ही बड़ा मैसिव जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है संगठन, गैदरिंग, असेंबली, लामबंदी। कह रहा बहुत ही बड़ी जो लामबंदी है, जो संगठन है, जो इकट्ठा करने का काम है, और किसको, रशियन ट्रूप्स को, रशिया की फ़ौजों को, और कहाँ पे, यूक्रेन बॉर्डर पे। कह रहा पहली चीज़ तो ये, और दूसरा दोनों के बीच में जो ओकेजनल आउटब्रेक है वायलेंस का। आउटब्रेक का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का आपके सामने आना, सडन अपीयरेंस। वायलेंस होती है हिंसा, ओकेजनल मतलब कभी कभी। और कह रहे कभी कभी जब दोनों के बीच में अचानक से जो हिंसा हो जाती है, वायलेंस हो जाती है ना, और कहाँ पे, उन लाइंस पे जो है कॉन्टैक्ट की। अलोंग द लाइंस ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ, अलोंग विथ, उस लाइंस पे जो कॉन्टैक्ट की है, जो आपस में संपर्क की है। अब देखो कॉन्टैक्ट किसके बीच में, बिटवीन है ये रशिया के द्वारा बैक की गई, रशिया के द्वारा सपोर्ट किए गए रेबेल्स के बीच में, लड़ाकों के बीच में, बागियों के बीच में, जो है एक कॉन्टेस्टेड, जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल डंबस रीजन में। एक तो यहाँ पे इस रीजन में जो लड़ाके हैं उनके बीच में, और दूसरा यूक्रेन की ट्रूप्स के बीच में। तो जो ये वायलेंस होती है बार बार, लड़ाक और किसके बीच में, यूक्रेन की ट्रूप्स के बीच में। करें इन दोनों चीज़ों ने ना पुश कर दिया है, धक्का दे दिया है दोनों कंट्रीज़ को एक ब्रिंक पे, कगार पे ओपन कॉन्फ्लिक्ट की, खुली वॉर की। आगे समझ में, ये मोबिलाइजेशन और ये आउटब्रेक दोनों चीज़ों ने धक्का दे दिया है, हैव पुश टू द ब्रिंक ऑफ एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे ही सेंटेंस बना है। मोबिलाइजेशन और आउटब्रेक आपके सब्जेक्ट हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। हैव पुश्ड इनकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अब आज सेंटेंस की स्ट्रक्चर अपने देख चुके हैं, इसके वर्ड्स देख लेते हैं। मोबिलाइजेशन मतलब लामबंदी, असेंबली, गैदरिंग, 1000, 50, 100, लाख, 1.5 लाख, कोई भी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को असेंबली करना कहलाता है मोबिलाइजेशन। आउटब्रेक का मतलब होता है सडन अपीयरेंस, जैसे किसी बीमारी का आउटब्रेक होता है तो वो बीमारी अचानक से सब तरफ फैलने लगती है। रिबेल मतलब लड़ाके, इसको रेवोल्यूशनरी भी बोलते हैं, क्रांतिकारी भी बोलते हैं, और वो लोग भी जो डिफाई करें लॉ को, जो बागी हों, जो कानून को मानने से जो है इनकार कर दें, वो रिबेल्स कहलाते हैं। कंटेस्टेड मतलब कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, ये डॉनबस रीजन पे रशिया कहता है हमारा है, यूक्रेन बोलता है हमारा है, तो ये कॉन्टेस्टेड रीजन है, चैलेंज रीजन है। समझ गए, आगे बढ़े, चलो। कह रहा देयर वर सिमिलर के सीन्स अर्लियर दिस ईयर बट मॉस्को आफ्टर यूएस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन पुल्ड बैक। कह रहा ऐसे ही सीन्स, सिमिलर सीन्स इस साल की शुरुआत में भी थे, बिल्कुल ऐसा इस साल की शुरुआत जनवरी फरवरी में हो चुका है। कह रहे लेकिन जो मॉस्को है ना, जो रशिया की कैपिटल है, कह रहे यूएस के डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन के बाद, यूएस के कूटनीतिक हस्तक्षेप के बाद पुल बैक कर गया, विड्रॉ कर गया इस सारे सीन से। तो जनवरी फरवरी में भी ये काम हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने समझाया तो रशिया मान गया था उस वक्त। तो सिमिलर सीन्स की वर्ब है वर, मॉस्को की वर्ब है पुल बैक। पुल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, विड्रॉ करना, कुछ काम कर रहे हो अचानक से आप पीछे हट जाओ, पुल बैक करते हो। इंटरवेंशन का मतलब होता है मीडिएशन, बीच बचाव, है ना, किसी दो चीज़ों के बीच में अपनी जो है पंचायती, उसको कहते हैं इंटरवेंशन। चलिए आगे बढ़े। याद रखें देयर की अपनी कोई वर्ब नहीं होती, देयर के बाद जो वर्ब आप देखते हो वो उसके बाद में रखे हुए सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। अगर यहाँ पे सीन्स की जगह खाली सीन होता, पीछे का एस ना होता, तो यहाँ वर की जगह पे वॉज भी आ सकता था। देयर का इस वर्ब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमेशा याद रखें। कह रहा दिस टाइम हाउएवर द मोर एम्फेटिक रशियन मूव्स अपीयर टू बी पार्ट ऑफ ए लार्जर स्ट्रेटजी ऑफ फोर्स प्रोजेक्शन अक्रॉस रशियाज वेस्टर्न पैरामीटर फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द ब्लैक सी। तो कह रहे ठीक है, हुआ था जनवरी फरवरी में, अमेरिका ने समझाया तब मान गया था ये मॉस्को, है ना। इस बार क्या हुआ, कह रहे दिस टाइम, इस बार है ना,
हालांकि एक ज़्यादा एम्फेटिक जो रशिया की मूव्स हैं, एम्फेटिक मतलब एम्फोसिस वाली, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, है ना। रशियन मूव्स का मतलब है रशिया की जो हरकतें हैं। कह रहा लेकिन इस बार रशिया की जो हरकतें हमें दिखाई देती हैं जो बड़ी एम्फेटिक हैं, वो अपीयर हो रही है हमें कि वो हैं टू बी एक हिस्सा, एक पार्ट, एक और ज़्यादा बड़ी स्ट्रेटजी का, जो है शक्ति प्रदर्शन की, फोर्स प्रोजेक्शन की, फोर्स को प्रोजेक्ट करने की, शक्ति को दिखाने की। और कहाँ? हर तरफ, रशिया के वेस्टर्न पैरामीटर पे, अक्रॉस द रशियाज वेस्टर्न पैरामीटर। तो रशिया की वेस्ट का जो पूरा जो बाउंड्री है वहाँ पे रशिया अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। अब देखो वेस्ट पैरामीटर कहाँ से कहाँ तक है? बाल्टिक सी से लेकर के ब्लैक सी तक, समझ गए ना, फ्रॉम द बाल्टिक सी टू द ब्लैक सी। चलिए सिंपल सेंटेंस है, इसी तरह से पढ़ते जाओ आप, बहुत आसान लगेगा। रशियन मूव्स की वर्ब है अपीयर, एम्फेटिक मतलब फुल ऑफ एम्फेसिस, कॉन्फिडेंट, असर्टिव। व्हेन यू आर एम्फेटिक तब आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप अपनी बात में एम्फेसिस छोड़ने की कोशिश करते हो। पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री, सरकमफ्रेंस, पेरिफेरी, किसी भी चीज़ की सीमा रेखा कहलाती है पैरामीटर, है ना। ये सारे वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, कहीं लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। ये सरकमफ्रेंस बहुत अच्छा वर्ड है पैरामीटर का, बाउंड्री का। चलो अब मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। बाल्टिक सी के आगे द लगाया है, ब्लैक सी के आगे द लगाया है, क्या ये द लगाना सही था या गलत है? गलती से लगा दिया इसने। अपने आप से पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, द कब लगना चाहिए, कौन सी वाटर बॉडी के आगे, सी के आगे लगता है, ओशियन के आगे नहीं लगता है या नहीं लगता है, अपने आप से रिकॉल करो। चलो अब पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे डिटेल में। द लगेगा हमेशा वाटर बॉडीज़ के आगे, कोई सी हो, ओशियन हो, रिवर हो, समझ गए ना। कौन सी वाटर बॉडीज़ जो नेचुरल बनी हो, है ना। सी, ओशियन और रिवर को इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, मतलब नेचर ने बनाया। और द कभी नहीं लगाया जाता ऐसी वाटर बॉडीज़ के आगे जिनको इंसान बनाता है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि कोई हर लेक इंसान ने बनाई है, बहुत सारी लेक्स जो है नेचुरल भी हैं, लेकिन जिन चीज़ों को इंसान बना सकता है उनके आगे द हम नहीं लगाते हैं। लेक, बे और पॉन्ड्स, तालाब होता है छोटा मोटा, कोई झील होती है, कोई बे होती है ना, इनके आगे कभी भी द को नहीं लगाते। याद रहेगा, सी, ओशन, रिवर द लेंगे, कोई भी बड़ी वाटर बॉडी द लेगी, छोटी मोटी वाटर बॉडी जिसको इंसान बना सकता है उसके आगे द नहीं लगाएंगे। द हडसन बे एंड द लेक विक्टोरिया ट्रेस देयर ओरिजिन टू अटलांटिक सी। हडसन बे और लेक विक्टोरिया दोनों ट्रेस करते हैं, दोनों ढूंढते हैं अपने ओरिजिन को, दोनों का ओरिजिन शुरू होता है अटलांटिक सी से, ऐसा समझ लो। अब देखो अटलांटिक सी या ओशन है, ओशन के आगे आपको द लगाना चाहिए, तो यहाँ नहीं लगाया, ये गलती हो गई एक तो। दूसरी चीज़, हडसन बे एक बे है तो इसके आगे से द को निकाल दो, और लेक विक्टोरिया एक लेक है, इसके आगे से भी द को निकाल दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें तामझाम नहीं है। आ जाओ आज के क्विज में यूज़ करेंगे। कह रहा ऑन द यूज पॉलिश बॉर्डर बेलारूस और रशियन अलाई वॉज ब्लेम्ड फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग अ माइग्रेशन क्राइसिस। तो ये तो आप समझ गए कि रशिया क्या कर रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अब रशिया किसके साथ मिला हुआ है इस शक्ति प्रदर्शन में? कह रहा और यूरोपियन यूनियन के जो पॉलिश बॉर्डर है, जो पोलैंड का बॉर्डर है, कह रहा वहाँ पे बेलारूस जो है ना, जो रशिया का एक दोस्त है, रशिया का एक अलाय है, कह रहा इसको ब्लेम किया गया, इस पे आरोप लगे हैं, इस पे ब्लेम लगे हैं ऑर्केस्ट्रेट करने के, ऑर्गेनाइज करने के, एक माइग्रेशन क्राइसिस को, एक ऐसे क्राइसिस को, तूफान को जो माइग्रेंट से बना हुआ है। तो इसने क्या किया, इसने सीरिया और इराक से बेलारूस ने माइग्रेंट्स को पहले तो बेलारूस में आने दिया, फिर बेलारूस में आने के बाद बोला अब तुम जो है यूरोपियन यूनियन में पोलैंड के थ्रू एंटर कर जाओ। पोलैंड के बॉर्डर पे आकर के सब माइग्रेंट्स बोले यूरोपियन यूनियन वालों को और पोलैंड वालों को, हमें अंदर आने दो, हम भी लंदन में रहना चाहते हैं। तो ये माइग्रेशन क्राइसिस जो है इस बेलारूस का ही पैदा किया हुआ है, ऐसा ब्लेम किया जाता है। समझ गए? तो ऐसे रशिया अपने दोस्तों के साथ मिल करके यूरोपियन यूनियन के खिलाफ काम कर रहा है। बेलारूस की वर्ब है वॉज ब्लेम्ड फॉर रशियन अलाई, मतलब रशिया का दोस्त है ये। ऑर्केस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज़ को आयोजित करना, ऑर्गेनाइज करना, सेटअप करना, कोऑर्डिनेट करना। बढ़े आगे, क्राइसिस एक सिंगुलर वर्ड है, अगर इसका प्लूरल बनाना हो, ए को निकालना हो, तो यहाँ पे आई एस की जगह क्या करेंगे, पीछे लगा देंगे ई एस, है ना, आई एस की जगह। कह रहा है अमिड टेंशंस रशिया फ्लू बॉम्बर्स नियर पोलैंड्स बॉर्डर्स अर्लियर दिस मंथ। कह रहा है जब ये सब कुछ हो रहा था, इन्हीं टेंशंस के बीच में रशिया ने उड़ा दिए अपने बॉम्बर्स। बॉम्बर्स कौन होते हैं? बम फेंकने वाले प्लेन्स, है ना। तो बॉम्बिंग करने वाले प्लेन्स को उड़ा दिया पोलैंड के बॉर्डर पे इसी महीने की शुरुआत में। तो ऐसे रशिया अपना शक्ति प्रदर्शन करता जा रहा है।
रशिया की वॉर पे फ्लू बॉम्बर्स आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन द ब्लैक सी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन डिस्पैच्ड वेसल्स टू शैडो यूएस वॉरशिप। ये सब बता रहा है आपको बाल्टिक सी से ब्लैक सी में क्या होता जा रहा है ना। तो कह रहा है ब्लैक सी में क्या हुआ, पुतिन साहब ने डिस्पैच कर दिया, भेज दिया अपने वेसल्स को, अपने नावों को। वेसल का मतलब होता है बड़ी बड़ी नावें यानी कि जहाज, है ना, अपने फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स को, ताकि वो शैडो कर दें, ताकि वो डोमिनेट करें यूएस के वॉरशिप्स को, यूएस की बड़ी बड़ी जहाज़ों को। तो इस तरीके से अमेरिका को भी चैलेंज कर रहा है, यूरोप को भी चैलेंज कर रहा है, हर तरफ से रशिया शक्ति प्रदर्शन करने पे आमदा है। समझ गए। पुतिन की वॉर डिस्पैच्ड, डिस्पैच का मतलब भेजना, सेंड करना, फॉरवर्ड करना। वेसल का मतलब नाव। अब नाव तो नहीं भेजी होगी मछुआरों की इसने, तो कहने का मतलब है यहाँ पे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर्स की बात हो रही है, नेवी की बात हो रही है। शैडो का मतलब होता है डोमिनेट करना। चलिए, कह रहे द यूएस हैज़ वार्न्ड इट्स अलाइज ऑफ ए पॉसिबल रशियन अटैक ऑन यूक्रेन। कह रहे अमेरिका वार्न भी कर चुका है अपने दोस्तों को, अपने अलाइज को, जो है यूके को, फ्रांस को, जर्मनी को, है ना, किसका, रशिया के एक पॉसिबल अटैक का यूक्रेन के ऊपर। तो यूएस बोल चुका है रशिया आज या कल यूक्रेन पे हमला करने ही वाला है। और आगे बढ़े। कह रहे रशियाज अग्रेसिवनेस could have been partly driven by Mr. Putin's assessment that the US was strategically weakened after its Afghan withdrawal and its preoccupation with China's rise in East Asia। अब बता रहे ये हो क्यों रहा है, पुतिन की इतनी मजाल कैसे हुई, अमेरिका के रहते, फ्रांस और जर्मनी के रहते, नेटो के रहते, पुतिन ऐसा क्यों कर रहा है। कह रहा है रशिया की जो अग्रेसिवनेस है वो पार्टली ड्रिवन हो सकती है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से ड्रिवन होती है तो उस चीज़ की वजह से वो आगे बढ़ रही होती है। तो रशिया की एग्रेसिवनेस आंशिक तौर पे पार्टली आगे बढ़ रही हो सकती है, ड्रिवन हो सकती है। किसके द्वारा भाई, बाय लगा के बता रहा है, पुतिन की असेसमेंट के द्वारा, पुतिन के जायजे के द्वारा। क्या असेसमेंट है भाई, क्या जायजा है, दैट वही है कि अमेरिका जो है स्ट्रेटेजिकली वीकन हो चुका है, अमेरिका रणनीतिक तौर पे कमज़ोर हो चुका है। अच्छा, किसके बाद, इसके अफगान विड्रॉल के बाद, अफगानिस्तान से दुम दबा के भागने के बाद, और इसके उस प्री ऑक्यूपेशन के बाद। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बिजीनेस, जो है चाइना के साथ में, चाइना के राइज के साथ में, चाइना के चढ़ाव के साथ में ईस्ट एशिया के अंदर। तो पुतिन ने जायज़ा ले लिया इस चीज़ का कि अमेरिका तो कमज़ोर है, अफ़गान से निकल करके, अफ़गानिस्तान से अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा है, और ये थोड़ा बिजी भी है चाइना के साथ में। तो हम यहाँ पे बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक जो तमाशा करना चाहे कर सकते हैं। समझ गए। रीज़न बता रहा है एग्रेसिवनेस का, एग्रेसिवनेस की वो है कुड हैव पार्टली बीन ड्रिवन। असेसमेंट मतलब जायज़ा, एवेल्युएशन आपका अंदाज़ा। यूएस की वो है वॉज वीकेंड, कमज़ोर किया गया अमेरिका को, है ना। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में आपकी बिजीनेस। अगर आप इस आर्टिकल को भी पढ़ रहे हो, आपको कोई काम बोले घर पे, तो आप बोल सकते हो आई एम प्री ऑक्यूपाइड विद माई स्टडीज़, मैं बिजी हूँ अपनी स्टडीज़ में, है ना। तो वैसे ही अमेरिका भी प्री ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपेशन में है, नाउन फॉर्म बना दी चाइना के साथ। बढ़े आगे, सब्जेक्ट वो पकड़ते जाना है ना। अब आ जाओ, मुझे ये बताओ, ईस्ट एशिया के आगे द नहीं लगा हुआ। ईस्ट एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है ना, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, इसके आगे द नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ, क्या रीज़न है इसका कुछ। चलो आज अपने आर्टिकल द पे फोकस कर रहे हैं ना, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। कभी भी जोग्राफिकल लोकेशंस के आगे द को नहीं लगाते हैं। विलेज हो, सिटी हो, स्टेट हो, प्रोविंस हो, कंट्री हो, आइलैंड हो, कॉन्टिनेंट हो, इनके आगे द नहीं आता। लेकिन ऐसी बहुत सारी जोग्राफिकल लोकेशंस हैं जिनके आगे आता है द। वो होती हैं प्लूरल नेम्स वाली, जिनके नाम में प्लूरलिटी हो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड है। यूनाइटेड किंगडम, बहुत सारे किंगडम है जो यूनाइटेड है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, समझ रहे हो, पीछे एस भी आ रहा है, यूनाइटेड भी आ रहा है। नेदरलैंड्स, इस कंट्री का नाम ही नेदरलैंड्स है, पीछे एस लगा ही रहेगा इसमें। फिलीपींस है, बहामास है ना। तो जब भी किसी चीज़ के नाम के आगे एस आए या यूनाइटेड उसमें लगा हो, प्लूरलिटी की फीलिंग आए, तो वहाँ पे द को लगाते हैं। फिर द को हमेशा लगाते हैं इमेजिनरी लोकेशंस के आगे, ऐसी लोकेशन जो नक्शे पे है ही नहीं, हमने सोच रखी है, हमारे दिमाग की उपज है। जैसे रशिया है, एशिया है, ये तो है नक्शे पे, एशिया कॉन्टिनेंट आप देख सकते हो, लेकिन आप नॉर्थ और साउथ पोल को नहीं देख सकते हो। आप इक्वेटर को नक्शे पे नहीं पाओगे, हमने सोच रखा है, उसको इमेजिन किया हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसी जगह का नाम नहीं है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, समझ रहे हो ना। तो इमेजिनरी लोकेशन जो हमने खुद ने इमेजिन की हुई हैं, ऐसी लोकेशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस अपने आगे हमेशा द को लेंगे। तो इन दोनों के आगे आएगा, लेकिन
इन जनरल किसी लोकेशन के आगे द आपको नहीं लगाना है। चलिए, यहाँ पे ईस्ट एशिया एक कॉन्टिनेंट का नाम है, इसलिए हमने द को नहीं लगाया है। कह रहा दिस गिव्स हिम अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू रीअसर्ट रशियन प्राइमेसी इन द बैकयार्ड विच हैज़ सीन सिग्निफिकेंट नेटो एडवांसेस। कह रहा ये जो ऊपर वाला पूरा काम है, अमेरिका का कमज़ोर होना और अमेरिका का बिजी होना, इसने दे दिया है उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है छोटा सा एक मौका, है ना, जिसका एक समय सीमा है, बहुत लंबा नहीं है। तो ऐसा एक मौका दे दिया है छोटा सा कि वो रीअसर्ट करे, फिर से एम्फसाइज करे, फिर से जोर डाल के सबको दिखाए, और किसको? रशिया की प्राइमेसी को, रशिया की डोमिनेंस को, अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे, अपने बैकयार्ड में। कह रहा है वो बैकयार्ड जो देख चुका है बहुत ज़्यादा नेटो के एडवांसेस को, बहुत ज़्यादा नेटो के बढ़त को। तो पहले इसने देखा कि हमारे बैकयार्ड में नेटो आ गया है, यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जा रहा है। फिर अब इसने देखा कि चलो अब हमारा वक्त है, तो हम भी थोड़ा सा अपना डोमिनेंस इस बैकयार्ड में दिखा देते हैं। दिस की वर्ब है गिव्स, विच की वर्ब है हैज़ सीन, विच आया बैकयार्ड के लिए। बैकयार्ड का मतलब होता है घर का पीछे का हिस्सा। रीअसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से असर्ट करना, एम्फसाइज करना, जोर देके सबको बताना। एडवांस का मतलब होता है बढ़त। कह रहे दिस मेक्स यूक्रेन विच रशिया सीज अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एट कार्नेजी, है ना, एज अ वेस्टर्न एयरक्राफ्ट करियर पार्क्ड जस्ट अक्रॉस सदर्न रशिया एट द सेंटर ऑफ रशियाज ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टसल विद द वेस्ट। तो कह रहा है इस बीच में यूक्रेन फंस गया, इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में इसको मिल गया यूक्रेन। कह रहा है ये चीज़ बनाती है यूक्रेन को। अब देखो यूक्रेन कौन सा है, जिसको रशिया देखता है इस स्कॉलर्स के हिसाब से। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान, है ना। तो कार्नेजी नाम की संस्था में या यूनिवर्सिटी में विद्वानों के हिसाब से जिसको रशिया देखता है, और कैसे देखता है, इसको देखता है एज एक वेस्टर्न एयरक्राफ्ट करियर के तौर पे। इसको लगता है कि ये अमेरिका और नेटो का एक एयरक्राफ्ट करियर है जो पार्क किया हुआ है बिल्कुल अक्रॉस, बिल्कुल पार में हमारे सदर्न रशिया के। यूक्रेन जो है ना वो वेस्टर्न अलाय है, सारा वेस्ट उसको सपोर्ट करता है। तो अमेरिका, इसको देख करके यूक्रेन को ये लगता है रशिया को कि ये तो अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट करियर जैसा है ना। तो कह रहा है ये चीज़ बना देती है यूक्रेन को, जिसको रशिया इस तरीके से देखता है, और क्या बना देती है, सेंटर में ला देती है, बिल्कुल बीचों बीच रशिया के जियो पॉलिटिकल टसल में, खींचतान में, वेस्ट के साथ में। समझ में आ गया? ये पूरा बीच का सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को डिफाइन करने के लिए लिखा गया है ना। सेंटेंस आपका इतना ही है, दिस मेक्स यूक्रेन एट द सेंटर ऑफ रशियाज जियोपॉलिटिकल टसल। चलिए आगे बढ़े। टसल का मतलब होता है खींचतान। यहाँ पे मेक्स की जगह पे पुट्स आना चाहिए था। अगर थोड़े से एडवांस रीडर हो तो आपको पता लग जाएगा यू पुट समवन एट द सेंटर, ना कि मेक समवन एट द सेंटर, है ना। अगर सिस्टमैटिकली देखा जाए तो लिखना चाहिए था दिस पुट्स यूक्रेन एट द सेंटर ऑफ रशिया जियोपॉलिटिकल टसल्स। चलिए आगे बढ़े। गलतियां करते हैं राइटर्स, है ना। सुबह शाम दिन रात जब आप लिखोगे तो गलतियां करोगे, अपना काम है उन गलतियों को पकड़ना। चलो, कह रहा इन 2015 एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट वॉज अवर्टेड आफ्टर द मिन्स्क II पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड अंडर द मीडिएशन ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। अब बता रहे यूक्रेन और रशिया के संबंध कैसे हैं। कह रहे 2015 में एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको अवर्ट किया गया था, उसको बचा गया था उससे। ओपन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है खुली वॉर, है ना, दोनों तरफ से। कह रहा है ऐसी वॉर से बचाव किया गया था, और किसके बाद ये किया गया था, मिन्स्क पीस अकॉर्ड के बाद में, अग्रीमेंट के बाद में। कह रहा है जब इसको साइन किया गया था, और कहाँ पे, मीडिएशन के बीच में, इंटरवेंशन के बीच में जो है फ्रांस और जर्मनी की। मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव, पंचायती, इसको आर्बिट्रेशन भी बोलते हैं। तो ऐसे एक वॉर को दोनों के बीच में टाला भी गया था 2015 में। कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है वॉज अवर्टेड पैसिव वॉइस में। मिन्स्क II एग्रीमेंट की वर्ब है वॉज साइंड अगेन पैसिव वॉइस में। मीडिएशन का मतलब होता है बीच बचाव, इंटरवेंशन, है ना, बीच में एजेंट बनना, आर्बिट्रेशन करना, पंचायती करना। मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, यहाँ पे आना चाहिए सबको। मेरे को ये बता दो, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को हमने यूज़ किया है पैसिव वॉइस में। ऐसा कौन सा रीज़न है कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ करोगे, आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ, एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन अवर्टेड, ठीक है, या एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड। मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ। एक ही सेंटेंस का जवाब है, सबको आना चाहिए। अगर आर्टिकल रोज़ पढ़ते हो मेरे साथ तो डालना कमेंट्स में जिनको याद है। चलो, जिनको नहीं याद वो कमेंट्स में पढ़ लेना। कह रहा इट वॉज डिज़ाइन टू एंड द फाइटिंग इन द रिबेल रीजन्स एंड हैंड ओवर द बॉर्डर टू यूक्रेन्स नेशनल ट्रूप्स। अब बता रहे मिन्स्क II एग्रीमेंट है क्या।
कह रहे डिज़ाइन किया गया था, इट वॉज डिज़ाइंड। अच्छा क्यों किया गया था भाई, टू लगा के बता रहा है, टू एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इन्फिनिटिव से बता रहा है। और किसको, उस फाइटिंग को, उस झगड़े को जो है रिबेल रीजन्स में, यूक्रेन के बागी रीजन्स में। और हैंड ओवर करने के लिए था, थमा देने के लिए था, ट्रांसफ़र कर देने के लिए था इस बॉर्डर को यूक्रेन की नेशनल ट्रूप्स को। तो इस तरीके से बनाया गया था ये, इसमें अग्रीमेंट में यही लिखा गया था कि फाइटिंग ख़त्म होगी यूक्रेन के बाकी रीजन्स में और पूरा बॉर्डर जो है यूक्रेन की नेशनल ट्रूप ही संभालेगी, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इट की वर्ब है वॉज डिज़ाइन पैसिव वॉइस में। हैंड ओवर का मतलब होता है थमा देना, हैंड को ओवर कर देना, किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर देना, है ना। कह रहे यूक्रेन वॉज रिक्वायर्ड टू डेलीगेट मोर पावर टू द ब्रेक अवे रीजन्स एंड इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कोडिफाइंग देयर स्पेशल स्टेटस। अब इसके अंदर और क्या काम करना था यूक्रेन को, यूक्रेन रिक्वायर्ड था, यूक्रेन से ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि वो डेलीगेट करेगा, दे देगा। डेलीगेट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, असाइन करना, दे देना, कि वो दे देगा और ज़्यादा पावर्स को और ज़्यादा ताकतों को। और किन को, ब्रेक अवे रीजन्स को, ऐसे रीजन्स को जो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, स्प्लिट होना चाहते हैं, ब्रेक होकर के अवे जाना चाहते हैं, समझ गए ना, ब्रेक अवे मतलब स्प्लिट होना। तो ऐसा रिक्वायर्ड था यूक्रेन से। और इंट्रोड्यूस करेगा यूक्रेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को, संवैधानिक संशोधनों को, सुधारों को कोडिफाई करते हुए, सिस्टमाइज करते हुए उनके स्पेशल स्टेटस को। बिल्कुल कश्मीर वाला सा हाल है, समझ गए। तो यूक्रेन से चाहते थे कि जो आपके बागी रीजन्स हैं उनको और पावर्स दो, ऑटोनॉमी दो, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाओ, उनके लिए भी धारा 370 लेकर के आओ, स्पेशल स्टेटस दो, कोडिफाई कर दो उनके स्पेशल स्टेटस को। ऐसा यूक्रेन से कहा गया था, समझ गए। यूक्रेन की वर्ब वॉज रिक्वायर्ड, यूक्रेन की दूसरी वर्ब है, पहली वो एक ही वर्ब है ना, वॉज रिक्वायर्ड टू डेलीगेट एंड वॉज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस। ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे इन्फिनिटिव ही है, वर्ब नहीं है, इसको अपने चेंज कर देते हैं। चलो ब्रेक अवे मैंने आपको बता दिया, जो आपसे अलग होना चाहे या अलग हो चुका हो, ब्रेक करके अवे हो जाए, स्प्लिटिंग या सेपरेटिंग। अब देखो एक वर्ड हो रहा है रन अवे। ब्रेक अवे तो समझ गए आप, है ना, एक वर्ड है रन अवे। रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जो रन कर गया आपसे अवे और भागता ही जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर, बस रन अवे रन अवे रन अवे है। तो ये ब्रेक अवे अलग वर्ड है, रन अवे अलग वर्ड है, दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करना। बढ़े आगे, चलो। कोडिफाई करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कोड में यानी सिस्टम में डाल देना। जब भी कोडिफाई करते हो तो आप सिस्टमेटाइज करते हो, उस चीज़ को सिस्टम का हिस्सा बनाते हो। कह रहा रशियाज नोट फॉर द एग्रीमेंट वॉज पॉसिबली बिकॉज इट थॉट that the delegation of power to the rebels would enhance Moscow's leverage that it could use to prevent Ukraine's full integration with the West। कह रहा है इसमें रशिया माना कैसे, इस संधि को रशिया ने क्यों साइन किया। कह रहा है रशिया की जो हामी थी, जो एग्रीमेंट था, जो नोट था इस संधि, इस एग्रीमेंट के लिए, अकॉर्ड के लिए, वो था पॉसिबली, संभावित तौर पे, क्योंकि इसने ऐसा सोचा कि ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, ये जो सत्ता का, पावर का जो डेलीगेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है रिबेल्स के पास, है ना, बागियों के पास, वो डेलीगेशन इन्हेंस करेगा मॉस्को के प्रभाव को, लेवरेज को, जिसको ये यूज़ कर सकता था प्रिवेंट करने के लिए यूक्रेन के पूरे कोऑपरेशन को, इंटीग्रेशन को, मिलजुल जाने के काम को वेस्ट के साथ में। तो रशिया ने यही सोचा, यूक्रेन में कुछ बागी हैं जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, इस संधि के जरिए उनको पावर्स भी दिला दूंगा, वो बागी अब मेरी बात मानेंगे और उनके रहते यूक्रेन कभी भी वेस्ट को पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं करेगा, अमेरिका को कभी भी पूरी तरह से अमेरिका का जो है अलाय नहीं बनेगा। आगे समझ में, तो ऐसा इसने सोच के साइन किया था। नोट की वर्ब है वॉज, इट की वर्ब है थॉट, डेलीगेशन ऑफ पावर की वर्ब है वुड एनहांस, इट की वर्ब है कुड यूज। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, एडवांटेज, अथॉरिटी, प्रभाव, इन्फ्लुएंस, वे, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यूनिजन, अलाइनमेंट, जब दो चीज़ें इंटीग्रेट करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ में मिल के काम करती हैं। बढ़े आगे, वुड यहाँ पे वीक फ्यूचर को बता रहा है और कुड भी यहाँ पे वीक फ्यूचर को बता रहा है। वुड और कुड दोनों फ्यूचर की उस पॉसिबिलिटी को बताते हैं जो वीक होती है। अगर वीक ना हो, स्ट्रॉन्ग हो तो विल लगाओ, नहीं तो वुड या कुड को यूज़ कर सकते हो। कुड, वुड, माइट सब इसी काम के हैं। कह रहा बट कीव्स रिलक्टेंस टू इम्प्लीमेंट द एग्रीमेंट and its growing military, economic and political ties with the West seem to have prompted Mr. Putin to change his approach to putting Kyiv under direct military pressure। कह रहा लेकिन कैसे जो है रशिया अब अपनी बात से जो है हट रहा है,
पहले इसको लगता था कि ये संधि ठीक है, लेकिन वो संधि अब इसको ठीक नहीं लग रही है। कह रहा है लेकिन जो कीव का रिलक्टेंस है, कीव कौन है? यूक्रेन। कह रहा है यूक्रेन की जो अनविलिंगनेस है, रिलक्टेंस है, जो झिझकपना है इम्प्लीमेंट करने का इस एग्रीमेंट को, यूक्रेन ने कभी इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है ना, उसका जो रिलक्टेंस है। और इसकी जो ग्रोइंग मिलिट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज हैं, इसके बढ़ते हुए मिलिट्री, आर्थिक और राजनीतिक जो रिश्ते हैं वेस्ट के साथ में, द वेस्ट का मतलब है मतलब जो है अपना वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। कह रहे ये दिखाई देते हैं कि ये प्रॉम्प्ट कर चुके हैं मिस्टर पुतिन को, ये भड़का चुके हैं मिस्टर पुतिन को कि वो चेंज करे उसकी अप्रोच को, है ना। अब कहाँ चेंज करेगा? ये चेंज लाएगा पुटिंग करने की तरफ, रखने की तरफ यूक्रेन को, यानी कीव को डायरेक्ट मिलिट्री प्रेशर के नीचे। तो पहले तो शांति से बैठे थे, है ना, 2015-14 के एग्रीमेंट के बाद में, लेकिन फिर इसने देखा पुतिन ने कि एग्रीमेंट को तो किसी ने फॉलो ही नहीं किया और जो है वेस्ट के साथ में अपने टाइज को ये बढ़ाता जा रहा है। तो जो सोच के हमने एग्रीमेंट किया था उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो एग्रीमेंट गया ऐसी तैसी करवाने, सीधे सीधे यूक्रेन पे हमला कर देते हैं। रिलक्टेंस और टाइज दोनों की वर्ब है सीम, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। रिलक्टेंस मतलब अनविलिंगनेस, डिसइंक्लिनेशन, किसी काम को ना राजी होना करने के लिए, है ना, रिलक्टेंस। और क्या है इसमें देखने वाला? हाँ, चेंज टू, चेंज हिज अप्रोच टू। तो चेंज टू एक नया फ्रेज हमें मिला है जिसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। सारे फ्रेजेस मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपने बाद में नाउन या जीरंड को लेते हैं। याद रखना, नाउन अगर रखा है तो जीरंड रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे वो फ्रेज है ना, अटैच टू, अमाउंट टू, चैलेंज टू, लिंक टू, रेस्ट्रिक्ट टू, लीड टू, क्रिटिकल टू, रिसोर्ट टू, हमेशा इनके बाद में टू के बाद में नाउन या जीरंड आएगा। अगर नाउन नहीं है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड को यूज़ करें, इसीलिए यहाँ पे चेंज टू पुटिंग लिखा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। द वेस्ट भी एक इमेजिनरी लोकेशन है, वेस्ट कोई कंट्री का नाम नहीं है, द वेस्ट इसलिए हमने आगे लगाया है ना, इमेजिनरी लोकेशन के हिसाब से। कह रहा क्यू इज़ नाउ इन टफ स्पॉट। जो क्यू है, जो यूक्रेन है, वो एक बहुत ही मुश्किल जगह पे फंस गया है, टफ स्पॉट पे है। कैसे है? कह रहा इट लैक्स द मिलिट्री रिसोर्सेज टू डिटर इट्स जाइंट नेबर। कह रहा इसके पास कमी है, ये लैक करता है मिलिट्री रिसोर्सेज की, ना इसके पास बॉम्ब्स हैं, ना इसके पास ज़्यादा प्लेन्स हैं, ना नेवी है कि ये डिटर कर पाए, रोक पाए अपने बहुत बड़े नेबर रशिया को। तो इसके पास ताकत तो है नहीं, इट लैक्स द रिसोर्सेज। कह रहा है जबकि वाइल इट गेट्स मिलिट्री सपोर्ट्स फ्रॉम द वेस्ट, देर इज़ नो गारंटी दैट द वेस्ट वुड कम टू इट्स हेल्प इन द इवेंट ऑफ अ रशियन इन्वेजन। कह रहे जहाँ ये गेट करता है, ये पाता है मिलिट्री सप्लाईज को, मिलिट्री सपोर्ट को वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्रीज से, इसको वहाँ से हथियार मिल जाते हैं। कह रहे फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वेस्ट जो है वो वुड कम करेगा, वो आएगा ही आएगा हेल्प करने के लिए, फॉर इट्स हेल्प या टू इट्स हेल्प, उस इवेंट में, उस किस्से में, उस घटना में जो है रशियन इन्वेजन की, रशिया के इन्वेड कर देने की। हुआ क्या? पूरे वेस्ट ने यूक्रेन के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है, यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए, यूक्रेन को मॉरल सपोर्ट दिया, बूस्ट दिया, लेकिन वेस्ट आज तक यूक्रेन को गारंटी नहीं दे पाया कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो हम तुम्हें बचाने आएंगे। अब यूक्रेन खुद फंस गया पुतिन के सामने, ऐसा हो रहा है। इट की वर्ब है गेट्स, गारंटी की वर्ब है इज, वेस्ट की वर्ब है वुड कम। इन द इवेंट ऑफ मतलब इस किस्से में, इस घटना के होने पे, इन द इवेंट ऑफ रशियन इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है अंदर घुस जाना, अटैक करके, इन्वेड कर देना। बढ़े आगे। कह रहा ऑन द अदर साइड रशिया माइट मेक टैक्टिकल गेन्स फ्रॉम एन इन्वेजन like it did from the annexation of Crimea in 2014. But such a move could further deteriorate its already ruptured ties with the West. कह रहा है अब तो ये सारी बताई हमने यूक्रेन की, यूक्रेन कैसे फंसा हुआ है, अब बता रहा है रशिया कैसे फंसा हुआ है। कह रहा है दूसरी तरफ जो रशिया है, रशिया वो मेक कर सकता है, हो सकता है वो बना ले कुछ ऐसे गेन्स को जो टैक्टिकल हों, टैक्टिक्स के हिसाब से कुछ ऐसे गेन्स को वो पैदा कर ले। और कैसे? एक इन्वेजन से, एक अटैक से। रशिया इन्वेड कर दे यूक्रेन को, अपना हिस्सा बना ले, यूक्रेन को कब्जा ले, तो इससे थोड़े से उसको गेन मिलेंगे, जैसा कि इसने किया भी था अपने एनेक्सेशन से। एनेक्सेशन का मतलब होता है कब्जाने का काम, जैसा कि इसने अपने कब्जे से किया भी था क्राइमिया के 2014 में। यूक्रेन का एक रीजन है क्राइमिया, जिसको 2014 में रशिया कब्जा चुका है। तो कह रहा है रशिया कर सकता है, ये ऑप्शन है। कह रहा है लेकिन ऐसा एक मूव जो है और ज़्यादा डिटीरियोरेट करेगा, और ज़्यादा बुरा बनाएगा, वर्सन करेगा, एक्सेसरबेट करेगा इसकी पहले से ही रप्चर्ड टाइज को, पहले से ही टूटे हुए टाइज को। रप्चर्ड का मतलब होता है डैमेज्ड, ब्रोकन, क्रैक्ड, उन रिश्तों को जो है डैमेज करेगा जो वेस्ट के साथ हैं, जो पश्चिमी देशों के साथ है।
तो रशिया भी फंसा हुआ है, या तो यूक्रेन को कब्जा ले आंख मूंद के, इसको बोल दे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना वेस्ट से, और अगर इसने ऐसा किया फिर फ़र्क वास्तव में इसको पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्ट इससे बिल्कुल ही किनारा कर लेगा। रशिया की वर्ब है माइट मेक, अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, माइट, कुड, वुड, ये फ्यूचर के बारे में बताते हैं, ऐसा फ्यूचर जो संभावित नहीं है ना। तो रशिया माइट मेक, रशिया बना सकता है। इन्वेजन आप जानते हैं, इट की वर्ब है डिड, मूव की वर्ब है कुड, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, एग्रावेट, वर्सन, एक्सेसरबेट, किसी चीज़ का बदतर होना है ना, प्रोग्रेस की जगह पे रेट्रोग्रेस, रिग्रेस करना। रप्चर्ड मतलब टूटा हुआ, जब आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती है, कोई मांसपेशी टूट जाती है, तो डॉक्टर लिख के देता है रप्चर्ड बोन्स, रप्चर्ड जो है मसल्स, मतलब टूटी हुई है, ब्रोकन है, डैमेज्ड है। ऐसे इसके रिश्ते भी हैं रशिया के वेस्ट के साथ। बढ़े आगे, सेंटेंस में एक एरर है, मेरे ख्याल से पकड़ में आ गई होगी। लाइक की जगह पे यहाँ पे एज आना चाहिए। लाइक एक प्रोपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, कंजंक्शन होती है एज, अपने बाद में क्लोज लेती है। जब आप देख रहे हो लाइक के बाद में क्लोज रखा हुआ है, इट रखा हुआ है, उसकी वर्ब रखी हुई है डिड, सब्जेक्ट वर्ब जैसे ही आपको दिख गए आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पे लाइक की जगह पे एज को यूज़ करना है। दोनों का मतलब एक ही है की तरह है, लेकिन लाइक अपने बाद में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेगा, एज अपने बाद में पूरा क्लोज लेगा। तो एक सिंपल सी क्लासिक एरर है, आपको हर जगह मिलेगी, ये लाइक की जगह पे एज आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सो अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज़ टू रिवाइव द मिन्स्क पीस प्रोसेस। कह रहा है इसलिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन है रिवाइव किया जाना, फिर से जिंदा किया जाना मिन्स्क की पीस प्रोसेस को। दोनों ही फंसे हुए हैं, रशिया भी यूक्रेन भी। जैसे ही पीस प्रोसेस शुरू होगी ये सारा सोल्यूशन निकल करके आएगा। कह रहा है द वेस्ट शुड पुश बोथ साइड्स टू रिज्यूम टॉक्स एंड लिव अप टू देयर कमिटमेंट्स एज पर द मिन्स्क एग्रीमेंट टू रिस्टोर रिलेटिव पीस ऑन द बॉर्डर। कह रहा है वेस्ट को पुश करना चाहिए। अच्छा, किस चीज़ को भाई? दोनों ही साइड्स को, कि वो रिज्यूम करें अपनी टॉक्स को, शुरू करें अपनी बातचीत को, और लिव अप टू करें, खरा उतरें अपने कमिटमेंट्स पे। लिव अप टू देख चुके हो ना, डिलीवर करना, फुलफिल करना, ऑनर करना, पूरा उतरें अपने कमिटमेंट्स पे जो मिन्स्क अकॉर्ड उन्होंने किया था उसके हिसाब से, ताकि वो रिस्टोर कर पाएँ, बहाल कर पाएँ रिलेटिव पीस को, तुलनात्मक शांति को बॉर्डर पे। तो आज जो वहाँ पे गोलीबारी होने वाली है उसके मुकाबले थोड़ी शांति हो, दोनों अपना कमिटमेंट पूरा करें और शांति से जी सकें। आगे समझ में? वेस्ट की वर्ब है शुड पुश और वेस्ट की वर्ब है लिव अप टू। रिस्टोर का मतलब होता है रीइंस्टेट करना, किसी चीज़ को फिर से बहाल करना, पुरानी सिचुएशन में लाना। मेरे ख्याल से आर्टिकल अब सिंपल लग रहा होगा आपको, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अगर लगा भी हो तो अब नहीं लग रहा होगा पूरे आर्टिकल को कहानी की तरह पढ़ने के बाद। बस यही तरीका है जिससे मैं आपको रोज़ वाकिफ़ करवाता हूँ। कभी कभी बीच में ब्रेक्स आते हैं जब मैं आर्टिकल आपको नहीं करवा पाता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, है ना, जॉब है मेरी, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, तो उन दिनों आप पुराने आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। मैंने 700-800 एडिटोरियल्स जो है कवर किए हैं पिछले 1.5 सालों में, 2 सालों में। आप उनका फ़ायदा उठाया करें। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। आज के जो सीखा है उस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना है ब्रेक अवे और रन अवे में क्या फ़र्क है। करवा चुका हूँ अभी। रन अवे जो रन कर गया है अवे, ब्रेक अवे जो ब्रेक कर गया है अवे। तो इस क्लोज टेस्ट में आपको डालना है यहाँ पे इन्फ्लेशन के लिए किसको यूज़ करेंगे, है ना। दूसरा रिसोर्ट टू, ये पूरी लिस्ट आपने देखी है, इस लिस्ट के बारे में आप जानते हो। इनके बाद में नाउन आएगा या जीरंड आएगा, तो क्या लगाया जाए रिसोर्ट टू के बाद में? ठीक है, रिसोर्ट टू यहाँ पे क्या लगाएंगे? टाइटनिंग, टाइटन, टाइटन या टाइट। अच्छा, तीसरे और चौथे के अंदर आपको 2 एरर्स को फाइंड करना है। आपको चेक करके बताना है लेक बैकाल के आगे द लगे या ना लगे। और इक्वेटर कैसी लोकेशन है, अपने आगे द लेती है या नहीं लेती है। हिंट दे रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। पूरा आर्टिकल आप पढ़ चुके हो, है ना। इमेजिनरी लोकेशन के आगे द लगाना है, लेक्स, पॉन्ड्स, बेड्स के आगे द नहीं लगाना, लेकिन ओशियन, सीज और रिवर्स के आगे द लगाना है। लास्ट में आपसे पूछा गया इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी किसी इश्यू के ऊपर क्या कहलाता है। ये 1 वर्ड है, प्री ऑक्यूपेशन, ऑर्केस्ट्रेट, सर्कमफ्रेंस और लेवरेज। चारों ही वर्ड्स को डिटेल में हम देख चुके हैं। पूरे मन से सीखा है तो 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, कोई बहाना ही नहीं है। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसके आंसर्स को हिंट्स के साथ, वहाँ पे आप जाके चेक करें। अपना स्कोर मुझे ज़रूर से बताएं, है ना, कितने मार्क्स आपको मिले। राइटिंग स्किल रिलेटेड या किसी भी कोर्स, एसएससी का, बैंक का, अगर आपको लेना है, आपको समझना है इसके बारे में, कोई क्वेरी है तो ये नंबर है व्हाट्सअप, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुलाकात होगी कल के लेक्चर में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।